गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने कल रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में पढ़ा था, आज उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन के विभिन्न स्टेप है वो कहाँ कहाँ पर कोशिका में और कौन कौन से कोशिकांग में संपन्न होते हैं। कल मैंने आपको पहला थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मैं आपको जो कल मैंने पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताई थी और डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अंदर CO2 जल और ऊर्जा में क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। फिर मैंने आपको उसके बाद बताया था कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है आक्सीय श्वसन और या वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। जो ऑक्सीय श्वसन है वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो अनाक्सीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कल मैंने आपको ध्यान हो तो बच्चों बताया था कि ऑक्सीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन यूज में आती है और जटिल पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटन होता है। आपको मैंने एक अभिक्रिया भी लिखकर बताई थी, C6H12O6 प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। और यहाँ पर ऊर्जा कितनी उत्पन्न हुई थी, 686 किलो कैलोरी। कितनी उत्पन्न हुई थी, 686 किलो कैलोरी। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, ऑक्सी श्वसन। क्या नाम दिया था बच्चों, ऑक्सी श्वसन। जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हमने पढ़ा था इस प्रकार से, पर यहाँ पर अल्कोहल बना था। क्या बना था, अल्कोहल। साथ में CO2 निकली थी और साथ में यहाँ पर 56 किलो कैलोरी क्या मुक्त हुई थी, ऊर्जा मुक्त हुई थी। कितनी ऊर्जा मुक्त हुई थी, 56 किलो कैलोरी। मैंने आपको यह भी बताया था ये 686 किलो कैलोरी 38 ATP के बराबर है और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा है जो 2 ATP के बराबर है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला था कि ऑक्सी श्वसन के अंदर निकलने वाली ऊर्जा का मान अनाक्सीय श्वसन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। और अनाक्सीय श्वसन के अंदर अल्कोहल बनता है जबकि आक्सीय श्वसन के अंदर अल्कोहल का निर्माण नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा क्रियाधारी या क्रियाकारक। क्रियाधारी या क्रियाकारक के बारे में अपन ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था किसी भी अभिक्रिया के अंदर दो अलग अलग पद होते हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको A प्लस बी इजिकल टू C प्लस डी, यानी यहाँ पर A प्लस बी आपस में मिलकर और C प्लस डी का निर्माण कर रहे हैं। तो ये A प्लस बी क्या है, क्रियाधार। इन्हें अपन ने क्या कहा था, क्रियाधार या क्रियाकारक। और C प्लस डी क्या हो गई, क्रियाफल या उत्पाद। फिर मैंने चर्चा की थी कि श्वसन क्रिया में तीन प्रकार के, श्वसन क्रिया में कितने प्रकार के, तीन प्रकार के क्रियाधार या क्रियाकारक उपयोग में आते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। ये तीन प्रकार के क्रियाधार या क्रियाकारक काम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट यदि श्वसन में क्रियाधार के रूप में उपयुक्त हो रहा है तो इस प्रकार के श्वसन को हमने क्या बोला था बच्चों, प्लावी श्वसन। क्या बोला था, प्लावी श्वसन। और यदि प्रोटीन क्रियाधार के रूप में यूज हो रहा है तो इसको अपन ने बोला था जीव द्रव्ययी श्वसन। क्या बोला था, जीव द्रव्ययी श्वसन। फिर मैंने आपको अगली जो बात बताई थी वो ये बताई थी कि आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में संबंध। तो सबसे पहले हमने जो चर्चा की थी वो ये बताया था कि ग्लूकोज का एक अणु सबसे पहले पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक अम्ल में। और इसके लिए एक प्रोसेस संचालित होती है जो कल मैंने आपको बताई थी, ग्लाइकोलिसिस। क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। EMP पाथवे क्यों, क्योंकि ये तीन वैज्ञानिक है, एम्डन, मेयरहोफ और पारनास।
ये 3 वैज्ञानिक हैं, इन 3 वैज्ञानिकों ने ये ग्लाइकोलिसिस नामक पाथवे प्रस्तुत किया था, इसलिए इस पाथवे को ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है बच्चों कि ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ संपन्न होता है, तो मैंने लिखा हुआ है साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। देखो बच्चों, ये कोशिका है, ये सेल है, ये सेल में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये भरा रहता है साइटोप्लाज्म। तो जो इसका द्रव भाग है, कौन सा भाग है, द्रव भाग, उस द्रव भाग को हम बोलते हैं साइटोसोल। इस साइटोसोल के अंदर, इस लिक्विड भाग के अंदर कौन सी प्रक्रिया संचालित होती है, ग्लाइकोलिसिस। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको यह भी बताया था ऑक्सीश्वसन और अनाक्सीश्वसन दोनों के अंदर होने वाली कॉमन प्रोसेस कौन सी होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। चाहे ऑक्सीश्वसन हो चाहे अनाक्सीश्वसन हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस संपन्न होगा ही होगा। और ये कौन से भाग में संपन्न होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल में। आप साइटोप्लाज्म लिख दोगे तो भी ठीक है, साइटोसोल लिख दोगे तो भी ठीक है, जो कि केंद्रक के चारों ओर कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। वहां पर कोशिका द्रव्य के अंदर यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस संपन्न होती है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, यदि हम अनाक्सीश्वसन के अंदर जाते हैं तो वहां पर पायरुविक अम्ल से अल्कोहल बनता है, CO2 बनता है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। पर इस चैप्टर के अंदर हम विस्तार से किसकी चर्चा करेंगे, ऑक्सीश्वसन की। किसकी चर्चा करेंगे, ऑक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन के अंदर ऑक्सी रेस्पिरेशन, ऑक्सीश्वसन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पायरुविक अम्ल सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और लिंक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, लिंक रिएक्शन। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आप कब, केवल मैं अभी यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी प्रोसेस जो ऑक्सीश्वसन की है, ये कोशिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ कहाँ पर संपन्न होती है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों कहाँ पर संपन्न होता है, तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इन दोनों के मध्य में जो स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस स्पेस के अंदर ये लिंक रिएक्शन क्या होती है, संचालित होती है। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वापिस देखो ध्यान से, ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे या एम्डन मेयरोफ पार्नास पाथवे कहां पर संपन्न होगा, कोशिका द्रव्य में। कहां पर संपन्न होगा बच्चों, कोशिका द्रव्य में। दूसरा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण या लिंक रिएक्शन, जहां पर पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ये लिंक रिएक्शन कहां पर संपन्न होगी, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। मैंने आपको बता दिया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहां पाया जाएगा, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, इन दोनों झिल्लियों के भीतर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है, जहां पर यह लिंक रिएक्शन क्या होती है, संचालित होती है। ये बहुत बच्चे जानते हैं ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है, पर ये बहुत कम बच्चे जानते हैं कि लिंक रिएक्शन कहां पर होती है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फिर पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद एक क्रेब साइकिल संचालित होती है। कौन सी साइकिल संचालित होती है, क्रेब साइकिल। बच्चों ये क्रेब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव भरा हुआ है, जो इसकी मैट्रिक्स भरी हुई है, उस मैट्रिक्स के अंदर ये क्रेब साइकिल क्या होती है, संचालित होती है। क्रेब साइकिल कहां संचालित होगी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचालित होगी। इन सभी को ग्लाइकोलिसिस को हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर एटीपी का निर्माण होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण, यहाँ पर एटीपी बनेगा, क्रेब साइकिल में भी एटीपी बनेंगे। मेन उद्देश्य क्या है हमारा, एटीपी बनाना। क्या है, एटीपी बनाना। और इस एटीपी के निर्माण के लिए ये विभिन्न चरण कोशिका में या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विभिन्न भागों में संपन्न होते हैं। विभिन्न भागों के अंदर ये क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो क्रेब साइकिल कहां पर संचालित होगी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगी, संचालित होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लास्ट, जहां पर हम एटीपी प्राप्त करेंगे, वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑक्सीसोम हेड, अर्थात जो आप देखो हमने 11th में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी के अंदर वाले भाग पर
या इस फेस को हम बोलते हैं एम फेस। बच्चों क्या बोलते हैं? एम फेस, क्योंकि मैट्रिक्स की तरफ पाई जाती है। तो यहाँ पर ये F1 F0 पार्टिकल्स लगे रहते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। ये है F1 F0 पार्टिकल। इनके शीर्ष भाग में, इन पार्टिकल्स के शीर्ष भाग में, ये F1 F0 पार्टिकल के शीर्ष भाग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है? संचालित होता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद हमको एक ग्लूकोज के अणु से ऑक्सीश्वसन में 38 ATP की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। कितने ATP की प्राप्ति हो जाती है बच्चों? 38। रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन भी कौन सा है? ऑक्सी रेस्पिरेशन, यानी वायवीय श्वसन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां पर संपन्न होगा? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। दूसरा हमने पढ़ा एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण लिंक रिएक्शन का कहां पर संपन्न होगी बच्चों? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फिर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहां पर संपन्न होगी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैट्रिक्स भरा हुआ है इसके भीतर, इसमें। और ETS और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहां पर संपन्न होगा? जो ये F1 F0 पार्टिकल है, जो पिन के समान पार्टिकल है, जो रैकेट के समान पार्टिकल है, इनके शीर्ष भाग के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होगी। और इस प्रक्रिया के तहत एक ग्लूकोज के अणु से बच्चों कितने ATP का निर्माण हो जाएगा? 38 ATP का निर्माण हो जाएगा। तो यही परीक्षा के अंदर क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं कि ये प्रक्रियाएं कहां संपन्न होती है। हाँ बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की या EMP पाथवे की। EMP पाथवे, पहली बात तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि EMP पाथवे क्यों नाम पड़ा ग्लाइकोलिसिस का। तो 3 वैज्ञानिक हैं, एम्बडन, मेयरहोफ और पार्नास। इन तीनों वैज्ञानिकों ने, एम्बडन, मेयरहोफ, पार्नास, हिंदी में लिख देता हूं, एम्बडन, मेयरहोफ और पार्नास, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस ग्लाइकोलिसिस चरणबद्ध प्रक्रिया को सर्वप्रथम खोजा था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? EMP पाथवे या ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस अपन इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ये लाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटना। तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपको दिखाई दे रही है, लीनियर पाथवे, रेखीय पाथवे। 10 स्टेप है इसमें टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर कुल कितनी स्टेप है? 10। सबसे पहले स्टेप में देखो, एक बात वापस मैं आपको दोहरा देता हूं, हम श्वसन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए? ऊर्जा। ये ऊर्जा हमको ATP के रूप में क्या होगी? प्राप्त होगी। मैंने आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने बताया था एक ATP के बराबर होता है एक NADH2, 3 ATP के बराबर होता है, और एक ATP के बराबर होता है, और एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है। तो जहां भी NADH2 बनेगा वहां पर अपने को 3 ATP प्राप्त होंगे, पर ये 3 ATP ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर क्या होंगे? प्राप्त होंगे। और कुछ जगह पर हमको डायरेक्ट क्या प्राप्त होगा? ATP प्राप्त होगा। एक ATP बराबर एक ATP, एक NADH2 बराबर 3 ATP। ये NADH2 से ATP हमको ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों? अब देखिए सामने, सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना।
एंजाइम कौन सा काम में आया है? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आया है? हेक्सोकाइनेज। यहां पर एक एटीपी खर्च हो रहा है, बन नहीं रहा है। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक एटीपी क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो यहां पर -1 एटीपी हो गया, -1। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में। यहां पर एंजाइम काम में आता है आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है बच्चों? आइसोमरेज। फ्रैक्टोज 6 फास्फेट फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट होता है। यहां पर भी बच्चों आप देखो एटीपी से एडीपी बन रहा है, यानी एटीपी क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो यहां पर भी एक एटीपी का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो -1 एटीपी, -1 एटीपी। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। बच्चों ये एंजाइम याद रखने पड़ेंगे आपको। सन 2019 के पेपर में आया हुआ है ग्लाइकोलिसिस, चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसके सारे चरण आए हुए हैं। आपको पहले क्रियाधार उत्पाद, फिर क्रियाधार, फिर उत्पाद, ये सब याद रखने पड़ेंगे। ये एंजाइम याद रखने पड़ेंगे। एटीपी कहां पर बन रहा है, कहां पर काम में आ रहा है, इस चीज को आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से बनेगा 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर बच्चों 2 NADH बन रहे हैं। एक NADH बराबर कितने एटीपी होते हैं? 3। तो 2 बराबर कितने हो गए? 6। तो यहां पर अपने को कितने एटीपी का लाभ हो रहा है? 6 एटीपी का लाभ हो रहा है। उसके बाद ये 2 एटीपी और बन गए। जब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो कितने एटीपी का लाभ हो गए? यहां पर अपने को 2 एटीपी। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। फिर यहां पर म्यूटेज के द्वारा 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड और 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड। यहां पर भी अपने को कितने एटीपी का लाभ हो रहा है? 2 एटीपी का लाभ हो रहा है। तो कुल मिलाकर कितने एटीपी हो गए? 6 और 2 8 और 2 10, यानी अपने को 10 एटीपी का लाभ हो रहा है और 2 एटीपी हमारे 1 और 2 एटीपी हमारे क्या हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं। अर्थात हमारा जो लाभ हो गया कितने एटीपी का हो गया? 8 एटीपी का लाभ। कितने एटीपी का लाभ हो गया? 8। क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोलिसिस एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके अंदर कितने एटीपी का लाभ होता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 8 एटीपी। पर यदि क्वेश्चन आए कि कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, तो आप देखो शुद्ध का मतलब डायरेक्ट अपने को एटीपी कितने प्राप्त हो रहे हैं? डायरेक्ट बन कितने रहे हैं? 2 तो ये बन रहे, 2 ये बन रहे, तो 4 बन रहे हैं। और 4 में से कितने यूज आ रहे हैं? 2। तो यानी कितने एटीपी का अपने को शुद्ध लाभ हो रहा है? डायरेक्ट 2 एटीपी का। यानी शुद्ध लाभ तो ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का होगा? 2 एटीपी का। पर लाभ कितने एटीपी का होगा? अपने को 8 एटीपी का यहां पर क्या होगा? अपने को लाभ होगा। कुल मिलाकर यहां पर कितनी स्टेप? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस। एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के विकिरण से कितने पायरुविक एसिड प्राप्त होते हैं? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2। कितने एटीपी का लाभ होता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 8। कितने शुद्ध एटीपी का लाभ आता है? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 एटीपी का क्या होता है? शुद्ध लाभ होता है। यहां पर जो एटीपी बनेगा, ये एटीपी अपने को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर क्या होता है? प्राप्त होता है। प्राप्त तो होगा पर वहां जाकर प्राप्त होगा। अब बच्चों एक चीज आप देख रहे होंगे यहां पर, जो चौथी स्टेप है, इस चौथी स्टेप में 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी बन रहा है और DHAP, इसका पूरा नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या नाम होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं, ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। इस कारण इनके बीच में एंजाइम काम में आता है आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है? आइसोमरेज। ठीक है। अब क्वेश्चन, पहली बात तो अपने को पूरा पथ याद होना चाहिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। दूसरी चीज अपने को कौन कौन से चरण में एटीपी बन रहे हैं? देखो, एक तो बन रहा है 10वें स्टेप में बन रहा है एटीपी,
एक 7वें स्टेप में एटीपी बन रहा है। यहाँ पर 2 एटीपी बन रहे हैं, तो कुल कितने एटीपी बन गए? 4। एक यहाँ पर छठे स्टेप के अंदर एनएडीएच का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर कुल कितने एटीपी बन गए? 10। एटीपी कहाँ पर खर्च हो रहा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट के बीच में अपना बच्चों एक एटीपी खर्च हो गया। फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के बीच में अपना बच्चों एक एटीपी खर्च हो गया। तो 10 एटीपी बन रहे हैं और 2 एटीपी का हमको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो लाभ कितने एटीपी का हुआ? 8। और शुद्ध लाभ कितने एटीपी का हुआ? 2 एटीपी का। कितने एटीपी का लाभ हुआ? 2 एटीपी का। एंजाइम ध्यान रखने पड़ेंगे, हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, ठीक है, यहाँ पर आइसोमरेज, डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांसफास्फोरिलेज, म्यूटेज, एनोलेज, पायरुविक एसिड काइनेज। इस टॉपिक पे मेहनत इसलिए कर रहा हूं, क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है पहली बार। दूसरी बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में विखंडन क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इस पाथवे को हम ईएमपी पाथवे या एम्डन-मेयरहोफ पाथवे के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या आ सकता है बच्चों? 2 नंबर का आएगा कि ग्लाइकोलिसिस के रेखीय पथ को समझाइए या रेखीय पथ बनाइए या निर्देशित कीजिए। उसमें आपको रेखीय पथ क्या करना पड़ेगा? पूरा समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसको ऐसे कैसे। आप स्टेप वाइज मत लिखो। यदि आप पूरा रेखीय पथ भी बना के आ जाओगे, अब जैसे मेरे बोर्ड में बेटा जगह नहीं थी, आपकी कॉपी में पूरा एक ही पन्ने के अंदर ये पूरा बना हुआ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आएगा, किस जगह कौन सा एंजाइम काम में आएगा, कहाँ पर एटीपी बनेगा, कहां पर एनएडीएच बनेगा, कहां पर एटीपी खर्च होगा। आगे बात समझ में, कौन सा एंजाइम किस जगह काम आ रहा है, टोटल कितनी स्टेप है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब देखो 3 से 1,3 हुआ, फिर 1,3 गया, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। मैं वापस बोल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिख के देख लेना 2-3 बार, जब ये आपके समझ में आएगा। बाकी की बात बच्चों अगले लेक्चर में करेंगे।